बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम अजमेर से जुड़े हुए किसी मुद्दे को लेकर ऐसे विशेषज्ञों को अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं जो उस विषय के पारंगत होते हैं। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने यह कहकर बाजार गर्म कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि हम विश्व स्तर पर अजमेर को वापस खेलों का हब बनाएंगे। खेलों का हब कब नहीं था? इतना सुनहरा इतिहास अजमेर के खेलों का रहा, उस पर काली किस तरीके से पोती गई और किस्तों में किस तरीके से खेल और खिलाड़ियों के भविष्य को बिल्कुल भ्रूण हत्या के कगार पर पहुंचा दिया। कौन जिम्मेदार है इनके? आज इसी मुद्दे को लेकर मैंने ये वार्ता आमंत्रित की है और इसमें सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। आप हैं विनीत लोहिया साहब, भारतीय बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं और एम्पायर भी रहे हैं और कोच भी रहे हैं। आपका अपना मुकाम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे छोटे से आग्रह पर आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया। मेरे पास में बैठे हैं देवेंद्र सिंह जी शेखावत, आप अजमेर ओलंपिक संघ के जिला महासचिव हैं और हॉकी राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष। आप हॉकी के स्टेट प्लेयर भी रहे हैं और उन्होंने अपने राजस्थान को कई बार रिप्रेजेंट किया है देश की हॉकी खिलाड़ियों के साथ में। मेरे पास जो दूसरे नंबर पर बैठे हैं वो शिवदत्त पाराशर जी हैं। कोई परिचय के मुताज नहीं, सब जानते हैं इनको कि ये फुटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान खिलाड़ी संघ के हैं। आप फुटबॉल के कोच भी हैं और बहुत सारे अच्छे खिलाड़ियों को इन्होंने अपने खेल के मैदान के अंदर प्रशिक्षण भी दिया है। तो सबसे पहले मैं विनीत लोहिया साहब से सवाल करना चाहूंगा। विनीत जी, आपने पिछले 50 साल का इतिहास अजमेर के साथ जुड़कर देखा है जी। आपने न केवल राजस्थान की रेलवे को, नॉर्थर्न रेलवे को, बल्कि आपने अजमेर शहर के बहुत सारी प्रतिभाओं को विकसित किया है। आपने एक लंबा इतिहास आपका रहा, तो आपके इतिहास के बारे में थोड़ा सा आप बताएं संक्षिप्त में। सबसे पहले तो मैं चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक ऐसे विषय को चुना जो आज के समय में बहुत पारंगत है और बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही इस बात की कि जो हमारे खेल अजमेर जो खेल जगत में एक अलग से केंद्र माना जाता था, न सिर्फ राजस्थान का, पूरे मध्य भारत का। जिस किसी को अगर खेल की या शिक्षा की दो ही क्षेत्रों में अजमेर नाम विकसित था या बहुत प्रचलित था, उनमें से खेल सबसे ज्यादा अधिक था। यहाँ से न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की तो आप चर्चा ही करना ही भूल जाइए। इतने राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले कि उनकी कोई गिनती हो ही नहीं सकती है। अगर बात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इतने खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं कि उनका अगर नाम एक से शुरू करें तो सैकड़ों की संख्या में शुरू है। इसके ऊपर अगर हम जाएं तो यहाँ से हमारे अर्जुन अवार्ड विनर भी निकले, ओलंपियंस भी निकले। तो ऐसा शहर जिसने न सिर्फ राजस्थान के बल्कि देश और दुनिया के खेल जगत में इस शहर का नाम गौरवान्वित किया, ऐसे शहर का खेल इतिहास अगर सुरेंद्र भाई आप बात करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि एक एपिसोड में पॉसिबल नहीं है, लेकिन चर्चा को संक्षिप्त करते हुए मैं यही कहूँगा कि हाँ, जब मैंने 1974 में अजमेर आकर के ज्वाइन किया था एक भारतीय टीम में चयनित होने के बाद पश्चिम रेलवे को, वो दिन था और आज पूरे 50 साल हो गए। मैंने इस शहर के खेल जगत में एक खिलाड़ी के रूप में, एक एम्पायर के रूप में, एक खेल एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में और सबसे अधिक अगर आप कहें तो पत्रकारिता के जगत में खेल के बारे में पिछले 50 वर्षों से मैंने इस अजमेर के खेल जगत को बहुत बारीकी से देखा है। तो अब जब कोई चर्चा ही इस बात की है कि आप पिछला दशक कैसे रहे, पिछले 4-5 दशक कैसे रहे, आज क्या स्थिति है और आने वाली क्या स्थिति है, ये जब अभी चर्चाएं होंगी तो उसमें निश्चित रूप से काफी विस्तार में चर्चा हो। बिल्कुल, निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी इस पूरे अजमेर के इतिहास के कुछ हिस्से को बड़े संक्षिप्त में बताया। मैं देवेंद्र सिंह शेखावत के पास आता हूँ सवालों के जरिए। मैं ये पूछना चाहूंगा
देवेंद्र जी, आप भी हॉकी के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। आपने अजमेर का हॉकी का एक बहुत लंबा इतिहास रहा। हॉकी के अंदर कितने ऐसे ऐसे टूर्नामेंट्स होते थे हॉकी के कि पूछिए मत। और हॉकी का क्या क्रेज था, खासतौर से टेकड़ी और ये इस तरीके के जो छोटे कस्बे थे उससे निकले और फिर इसका एकदम से ग्राफ नीचे गिरता चला गया। तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जो ग्राफ गिरा उसके पीछे क्या कारण रहे? देखिए, हॉकी के पीछे अजमेर हॉकी के ग्राफ की जहां तक बात करें, वैसे तो हॉकी का ग्राफ तो हिंदुस्तान का गिरा, और हिंदुस्तान का इसलिए गिरा कि यूरोपियन कंट्रीज का एक षड्यंत्र उसके लिए था कि भाई हॉकी को कॉस्टली, पहले हॉकी बहुत एक नॉर्मल गेम हुआ करता था, आज भी हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन हॉकी को जब यूरोपियंस इंडिया को टेक ओवर नहीं कर पाए 50s तक 60s तक, तो उस हॉकी का स्वरूप बदल दिया उन्होंने। और स्वरूप बदलने के लिए उसको एक जिस तरीके से उन्होंने एस्ट्रोटर्फ लाके और ये जो सिस्टम को जो चेंज किया हॉकी को, उस वजह से इंडिया की हॉकी के अंदर डिटोरिएशन आया। लेकिन फिर भी जहां तक आप अजमेर की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल निश्चित बात है कि आप मतलब अजमेर का अगर हॉकी का इतिहास जाना जाता है तो पिंटो ट्रॉफी के नाम से इतना मशहूर कि किसी जमाने में हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच नहीं होता था, उससे ज्यादा शहर में चर्चित मैच पिंटो ट्रॉफी का सेंट पॉल और सेंट एंसलम का हुआ करता था। मतलब इस प्रकार की पिंटो ट्रॉफी हो गया, केकड़ी के अंदर मेजर ध्यानचंद, आज भी वो मतलब उसका स्वरूप थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन मेजर ध्यानचंद का हॉकी कप हुआ करता था जिसमें ऑल ओवर इंडिया की टीमें भाग लेती थी। तो ये बिल्कुल है, लेकिन फिर भी आज हम सौभाग्यशाली हैं राजस्थान में कि राजस्थान में आज की तारीख में, वैसे तो अब अपकमिंग तो और भी है, राजसमंद में भी है, भीलवाड़ा में भी, उदयपुर में भी है, लेकिन प्लेइंग फील्ड एस्ट्रोटर्फ राजस्थान में आज भी सिर्फ 2 ही हैं, एक जयपुर में और एक अजमेर में जी। और एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड की आज अजमेर के हम पिछली मतलब वसुंधरा जी की सरकार में आपको ध्यान हो तो एक हॉकी एकेडमी खुली थी, जिसके अंदर आज राजस्थान की हॉकी, आधी से ज्यादा हॉकी टीम राजस्थान की उस एकेडमी से रिप्रेजेंट होती है। उसके अंदर मेजर ध्यानचंद जी के जो पुत्र हैं अशोक कुमार जी, वो 2 साल तक यहाँ ट्रेनिंग देके गए। अशोक कुमार जी यहाँ राजस्थान सरकार के मतलब राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत कोच एज वेल एज मैनेजर राजस्थान टीम के 2 साल तक 2013 से 2018 की सरकार में थे। फिर सरकारें परिवर्तित हुई तो सरकार की प्रायोरिटीज बदल जाती है तो खेल के अंदर बहुत सारा असर पड़ता है। लेकिन ये बात निश्चित तौर पर है कि आज सरकारी स्तर पे सरकारी स्कूलों में हॉकी इसलिए क्रम हो गई कि हॉकी एस्ट्रोटर्फ की हो गई, हॉकी की स्टिक बदल गई, आज ग्रेफाइट स्टिक्स आने लग गई। ग्रेफाइट स्टिक एक अगर 25,000 रुपए एक सरकारी स्कूल को सालाना खेल का बजट मिलता है, और उसमें अगर 1-2,500 की स्टिक, अगर 11 स्टिक भी खरीदनी पड़े तो 25,000 कम पड़ जाते हैं। अब वो बच्चे जब मतलब कैनवस के शूज पहनकर एस्ट्रोटर्फ पे कहते हैं तो 100 ग्राम का जूता 1 किलो का जूता हो जाता है। तो ये कुछ टेक्निकल डिसइक्वालिटीज हैं जिसकी वजह से हॉकी का स्वरूप गिरा। लेकिन फिर भी आज अजमेर में कुछ स्कूल्स हैं जो हॉकी को जिंदा रख रखा है और वो हॉकी को उस पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम भी, जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो पिछले 4 साल के अंदर 4 सीनियर स्टेट्स, 2 गर्ल्स के और 2 बॉयज के, तो मैं करा चुका हूँ। मतलब सीनियर स्टेट में पूरे राजस्थान की टीमें आती है, 32 टीमें आती है, चाहे वो लड़कों की हो चाहे लड़कियों की। तो उससे, और उन्होंने जब एस्ट्रोटर्फ को एक्सप्लोर किया तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि पिछले साल कोरोना के बाद सीनियर स्टेट महिला का कराया था, तो 12 की टीम आई थी, रिमोट एरिया की 12 की टीम है। वहां से जो बच्चियां आई थी, उन बच्चियों ने जब एस्ट्रोटर्फ देखा तो उनको लगा पता नहीं कैसे ग्राउंड गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेरी बहुत ईमानदारी की बात बता रहा हूँ सर, मेरे को इतना बोल रहा कि उन्होंने जूते खोल के ग्राउंड के बाहर जूते खोल दिए और फिर हमसे पूछा कि सर हम अंदर चले जाएंगे। मतलब आज भी अब इससे उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कहा किस खेल के लिए अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो 12 की बच्ची वो सोच रही है कि मेरे जूते से ग्राउंड खराब नहीं हो जाए। तो मैंने कहा बेटा जूते भी पहनो और जाओ भी। वो कोई 4th-5वीं की बच्चियां थी, लेकिन वो टीम में आई हुई थी जूनियर सिलेक्शन के लिए। तो इसलिए मैं मतलब इस तरीके की हॉकी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हॉकी निश्चित तौर पर अजमेर की अपकमिंग हो रही है और डेवलप हो रही है। चलिए, आपने तो हॉकी की बात की, मैं जनरल बात कर रहा था कि खेल की क्या स्थितियां हुआ करती थी अजमेर के अंदर, कि हर चीज में, चाहे फुटबॉल हो, जिम्नास्ट हो। मैं ये सवाल इनसे पूछूंगा। मैं पाराशर जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे फुटबॉल के आप नेशनल प्लेयर रहे हैं, तो कल की क्या स्थितियां थी और आज क्या स्थितियां हो गई हैं, और क्या अब तो मैदान नाम की कोई चीज भी नहीं रही है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नाम की कोई चीज नहीं रही है। मतलब जिस तरीके से बदलाव आया और जिस तरीके से खेल को 2 दर्जे का मान के उसको बिल्कुल रास्ते से ही हटा दिया गया और इंडोर तक सीमित हो गए हम,
हम शतरंज पर ज्यादा ध्यान देने लगे, बनस्पत फुटबॉल पर और वॉलीबॉल पर, क्रिकेट पर, बाहर के गेम ज्यादा हो गए। तो आप क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा। और सुरेंद्र जी भाई साहब ने जो ये सब्जेक्ट उठाया था, कल से ही आपका जो चल रहा था बहुत भारी ब्लॉग था, भारी इसमें लोगों को समर्थन मिल रहा था और कईयों ने सुझाव भी दिए थे कि आज आपको बहुत अच्छा हमारे लिए खिलाड़ियों के लिए बोलना है, तो आपने प्रतिनिधित्व दिया है। तो मैं बहुत कुछ बताना चाहूँगा। जहाँ तक फुटबॉल की बताना चाहूँगा तो आपको बताना चाहूँगा कि सेकेंड ओल्डेस्ट टूर्नामेंट इन इंडिया जो ओगल भी होता था, वो अंग्रेजों के नाम से हमारे अल्लाह रखा बिल्डिंग वाले वो होस्ट करते थे और उसमें पाकिस्तान की टीमें तक भी आके खेली है विभाजन के बाद में। डूरंड कप नंबर 1 टूर्नामेंट है। तो आप देखिए कि अजमेर का अगर कोई सबसे पुराना अगर कोई खेलता तो फुटबॉल था। अब फुटबॉल चलता चलता 1976 में, अब जब कई एसोसिएशंस चेंज होती है तो फुटबॉल 1976 में आके ओगल भी बंद हो गया। उसके बाद कम से कम सुखाड़िया ट्रॉफी हुआ करती थी। 8 साल का गैप आया, फिर 84 के अंदर सुखाड़िया गोल्ड कप पहला वापस आया और वापस उस मैदान में शंकर गुरु ने और नगर निगम, उस समय नगर परिषद हुआ करती थी, घास लगाई। तो वो भी गलती से एक ही बार वो टूर्नामेंट होके, और आपने तो देखा है आपके पीक टाइम पे वो सुखाड़िया गोल्ड कप था, तो वो 84 में हुआ, उसके बाद वो रिपीट नहीं हुआ। अम्बाला हीरोज उसमें चैंपियन रही थी। उसके बाद में फिर कालांतर में हमने प्रयास करा, तो हमारे एक सीनियर्स थे विनोद लुनिया जी, उन्होंने 90s के अंदर पहला राजस्थान का फ्लड नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट कराया, जो कि कृत्रिम बल्लियों के ऊपर लगा के कराया गया था। उसके बाद हमारे वीर कुमार जी आए, वीर कुमार जी ने भी कृत्रिम बल्लियों पे लगाकर उस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाया 1997 के अंदर, लेकिन वो भी एक बार होके रह गया। इस बीच में वीर कुमार जी का देहांत होने से हमारे बहुत फुटबॉल में आघात लगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली करते जाते थे। फुटबॉल की टूर्नामेंट की जहां तक और बात की जाए तो माननीय कमल बाकोलिया जी ने जो टूर्नामेंट पृथ्वीराज चौहान के नाम से शुरू करा, उसको कंटिन्यू करा हमारे मेयर आदरणीय धर्मेंद्र जी गहलोत ने। और जो स्मार्ट सिटी का ये ग्राउंड बना है, उसमें धर्मेंद्र जी गहलोत ने मेरे कहने से ही वो जो हाई मास्क लाइट है, मैंने कहा भाई साहब अपना पिछला टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें वो जो कृत्रिम पोल लगाए थे वो गिर गया था, हादसा हो सकता था। स्मार्ट सिटी का बजट है, स्मार्ट सिटी वर्ल्ड क्लास बात कर रही है, तो बिना हाई मास्क के लाइट के तो ये संभव ही नहीं कि अपना ये मैदान, तो उन्होंने ये रिक्वायरमेंट लिख के दी और पास हो गई। आज अब मैं बात करता हूँ फुटबॉल में जो अंतर आया वो ये अंतर आया है कि आज ग्राउंड बना के दे दिया है स्मार्ट सिटी वालों ने, लेकिन वह ताले लगा दिए। वो ताले लग गए और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि वो भी होटलों में तब्दील हो रहा है। आपको ये मैं जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से मूलचंद स्टेडियम था उसको उन्होंने होटल बना दिया। एक पहले उसके पास में एक वो महिपाल जो थे हमारे मित्र, उनका एक वो ढाबा था, होटल था, वो अच्छा भला खिलाड़ियों की सेवा कर रहा था। उसको ये कह के हटा दिया गया कि अब इसमें व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, और उसको हटाने के बाद में आज फिर एक बड़ा होटल बना दिया गया है। उसके पीछे जो कॉम्प्लेक्स था उस कॉम्प्लेक्स को भी लीज पर दिया जा रहा है। स्विमिंग पूल था उसको भी लीज पे दिया जा रहा है। मतलब आप ठेके पे चल रहा है। और अब यह है कि आप जो कह रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आप बताइए उस बात को। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा स्विमिंग पूल की जहां तक बात आती है, तो स्विमिंग पूल हमारे जो माननीय सुरेंद्र सिंह जी शेखावत थे वो भी चलाते थे। इतना नॉमिनल फीस लेते थे कि किसी के जेब पे बाहर ही नहीं पड़ता था, क्योंकि देखिए जिस खेल में खर्चा होता है उसमें फीस लेना हम जायज मानते हैं। आज जैसे विनीत लोहिया साहब बैठे हैं, अगर लाइट जलेगी तो लाइट का बिल ये घर से थोड़ी देंगे, आप सेक्रेटरी है, अभी हॉकी चलाएंगे देवेंद्र सिंह जी, हॉकी की लाइट जलेगी तो बिल घर से थोड़ी देंगे, तो वो जब लाइटें जलती तो लाइट का बिल। स्विमिंग पूल में पानी रोटेट होता है तो लाला बन्ना उतने ही पैसे लेते थे जो कि एक जेब में मध्यम, अजमेर एक मध्यम वर्गीय सिटी है, सारे सर्विस क्लास लोगों के बच्चे हैं, तो वो चीज चल रही थी। आज की तारीख में 4000 रुपए स्विमिंग पूल के लिए जा रहे हैं, आप सोचिएगा। और 500 जने ऐसे कूद रहे हैं जैसे मछलियां कूदती है ना पानी में, कूद रही है। कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं, कमाई जो पैसा दिया है उसको निकालना है। सेम उसी तरह लॉन टेनिस भी ठेके में दे दिया गया है। लॉन टेनिस में 1000 रुपए आपने मिनिमम फीस रखी है, उसके बाद वो कोचिंग फीस अलग है, और उसमें कई चीजें तो 2000 रुपए। लॉन टेनिस पैसे वाला खेल है तो कोई आवाज नहीं उठा रहा है। उसके बाद बात आती है हमारे बास्केटबॉल के, विनीत लोहिया साहब बैठे हैं, बास्केटबॉल के 2 कोर्ट बना दिए है, उसमें तकनीकी खामियां वो विनीत जी बताएंगे, लेकिन उसको भी ठेके पे दे रहे तो कोई ले नहीं रहा, क्योंकि हर पब्लिक स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट है तो खेलने कौन आएगा। और 1.5 लाख रुपए मिनिमम दर रखी है, 1.5 की 2 भी रख सकते हैं, तो कौन देगा कौन लेगा, तो कोई ले नहीं रहा। जहां तक बैडमिंटन और टेबल टेनिस की बात आती है, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में इन्होंने जो चार्ज लिए थे पहले, जो हम ले रहे थे, हमारे जो मूलचंद चौहान की जो वर्किंग कमेटी थी ले रही थी, बहुत नॉमिनल ले रही थी, अब जस्ट डबल ट्रिपल कर दिए। लेकिन ये भी पैसे वालों का खेल है तो दे रहे हैं। लेकिन बात जहां तक रेस्टोरेंट की आती है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, विनीत लोहिया जी तो बाहर भी गए विदेश में, हम भी 1-2 बार गलती से गए, और हमारे देवेंद्र सिंह जी जो नेशनल प्रतियोगिता में जाते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि खिलाड़ियों के लिए हर रेस्टोरेंट के, सॉरी जितने भी बड़े बड़े स्टेडियम है, सब में
रेस्टोरेंट होता है। जी। शिवाजी स्टेडियम में आप गए हैं, आपने देखा होगा उस जमाने में भी वहां पे एक रेस्टोरेंट था। तो वो जो हटाया गया वो बिल्कुल गलत था, और अब जो लगाया गया तो वो उसी आधार पे वो भी कैसे लगा। तो ये चीजें क्या है कि एक ही शहर में दो बातें, आज हमारे एलिवेटेड रोड के पैसे नहीं ले रहे हैं ये आने जाने के, मेंटेनेंस उसका भी तो खराब हो रहा है, हमसे ले रहे हैं मेंटेनेंस के खिलाड़ियों से, तो वहां क्यों नहीं ले रहे भाई? ये दो चीजें क्यों हो रही है? अच्छी बात है, बहुत अच्छा। ये दो चीजें एक ही शहर में, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो खेलों में तालाबंदी, जैसे फुटबॉल और एथलेटिक्स गरीब खिलाड़ियों का खेल है, और आप तो मेरे से बड़े हैं और आपको मेरे से ज्यादा अनुभव है। सर्विस क्लास और सर्विस क्लास में भी पुलिस वाले, जो हमारा खेल है, मेरा और देवेंद्र सिंह जी का हॉकी भी और एथलेटिक्स भी, ये मीडियम क्लासेस, यानी जो आपको तो इतिहास मालूम हो तो सबसे पहले धोबी, हरिजन और मुस्लिम भी खेलते थे फुटबॉल, अगर आप पुराने बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन लोगों के भी गरीब बच्चे खेलते थे। आज खादिमों के बच्चे थोड़ी खेलते हैं। एसी में रहने वाला बच्चा ये गेम खेल ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें बहुत जबरदस्त ताकत लगती है। अब वहां आप 1000-2000 फीस लेंगे तो वो, अब आप देखिए कबूतर की फोटो में लाया हूं, आपको मैं दिखाऊंगा, अभी नीचे पड़ी है, कबूतर उड़ रहे हैं, कबूतर खेल रहे हैं, ताले लगे हुए, खिलाड़ी बाहर है, मतलब आप ये देखिए, तो कैसे खेलों का विकास होगा? बिल्कुल सही बात है। और मुझे ये जानकारी मिली है कि चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे बैडमिंटन का ग्राउंड हो, चाहे उसमें अफसरों के लड़के खेल रहे हैं, अफसर खेल रहे हैं और फ्री में खेल रहे हैं। सारे अफसर जो है वो फ्री में जाते हैं, जितने भी होते हैं वो सारे के सारे वहीं पर वो कर रहे हैं और उनसे कोई पैसा नहीं ले रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा सर एक बात जो सबसे गहरी है, अफसरों ने हमारे 80 पार्षद और सब एक से एक धुरंधर है। पता नहीं कौन सा ताना बाना बुन रखा कि इनसे बिना पूछे कार्रवाई कर रहे हैं। मैं जो भी नगर निगम जो जितनी भी कारीगरी कर रही है वो सारे अफसरों को दोषी मानता हूं, पार्षद इसमें एक भी दोषी नहीं है। 80 के 80 पार्षद हमारी इस बात में सहमत है। और आपने देखा हो तो कल कुछ पार्षदों ने, कांग्रेसी पार्षदों ने कोई ठेका प्रथा का विरोध भी करा था। वो खेलों के प्रति हमारे साथ है। वो बोल रहे बिल्कुल गलत है, उनके भी बच्चे खेलने आते हैं हमारे पास। मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, शरवण टोनी की बच्ची आती थी, और साखला जो पार्षद है दक्षिण क्षेत्र के, उनकी बच्ची खेलने आती थी, तो वो निःशुल्क खेल रही थी और परफॉर्मेंस दे रही थी। आज आप खिलाड़ियों को आहार खिलाओ, उनको भत्ता दो, और पेरिस ओलंपिक में आप टीम ले जाके आप बड़ी बड़ी बातें कर रही है। हमारी डबल इंजन की सरकार है। मैं कहना चाहूंगा कि नगर निगम भी अपनी तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो पार्षद जो हमारे हैं उनकी बात क्यों नहीं सुनते हो? एजीएम में उनकी बात जो वो रखते हैं उसकी बात को तवज्जो क्यों नहीं देते हो? तो मेरे को थोड़ा सा ये खामी नजर आ रही है, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि आपकी बात सही है। और इस बात को आगे बढ़ाता हूं, मैं देवेंद्र सिंह जी से पूछता हूं, आप खुद पार्षद भी हैं, तो आपकी जो बात चल रही है उसको आप किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए वैसे मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो एक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो स्मार्ट सिटी के नाम पे बना है, ये मतलब स्मार्ट सिटी के अंदर अजमेर के खिलाड़ियों के ऊपर एक काला धब्बा है। और वो कैसे मैं प्रूव करता हूँ, अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जी। बैडमिंटन कोर्ट बना स्मार्ट सिटी के अंदर, बैडमिंटन कोर्ट को ये कहते हैं अंतरराष्ट्रीय, मतलब इनका तो ये कहना है कि सारे जितने भी ग्राउंड बने सब अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स के, मतलब अंतरराष्ट्रीय पैमानों पे, मतलब स्टैंडर्ड अंतरराष्ट्रीय। तो मैं आपको गिना रहा हूं कि जो बैडमिंटन कोर्ट है वो कोर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे नहीं आता। उसका कारण है कि उसमें ना तो किसी प्रकार की कोई सिटिंग अरेंजमेंट है, ना खिलाड़ियों के लिए कोई चेंज रूम है, ना कोई ऑफिस, मतलब रेफरीज के लिए बैठने की कोई जगह। पहली बात बैडमिंटन। रही बात इंडोर स्टेडियम के अंदर टेबल टेनिस वगैरह की, उसको तो आप छोड़ ही दीजिए इंडोर स्टेडियम को। आप आ जाइए फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर। फुटबॉल ग्राउंड को ये बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल ग्राउंड बनाया। आप मुझे बता दीजिए, आजकल तो सब कोई, किसी ने भी एक छोटा से छोटा नेशनल फुटबॉल का टूर्नामेंट भी देखा होगा, हाफ टाइम होता है, हाफ टाइम में ब्रेक होता है, ब्रेक के बाद दो टीम अपने अपने चेंबर्स में जाती है और अपने अपने चेंबर्स में जाके वहां टीम ब्रीफिंग होती है, वहां कोच उनको समझाता है कि कैसे नेक्स्ट हाफ खेलना है। उसके लिए ना तो इनके पास कोई चेंज रूम है फुटबॉल ग्राउंड के लिए, ना है। आप स्विमिंग पूल चले जाइए। स्विमिंग पूल आज की तारीख में, मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि वो स्विमिंग पूल नहीं होके एक बहुत बड़ा नहाने का हौद है। बिल्कुल सही। उसका कारण यह है कि अगर आप, ऐसा कौन सा स्विमिंग पूल आपने दुनिया में देखा है जिसके अंदर स्टार्टिंग राउंड्स नहीं है, उनके अंदर स्टेप्स नहीं है, उनके अंदर लेन डालने के लिए जगह नहीं है। अभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान टूर्नामेंट जब हमने कराया तो स्विमिंग उसमें रख ली, तो हमने जुगाड़ करके पत्थर पे लेन बांध के पत्थर पे लेन बनाई है स्विमिंग पूल में। मतलब मजाक, मतलब अजमेर के खिलाड़ियों का इससे बड़ा मजाक। बास्केटबॉल कोर्ट में ये बैठे हैं, विनीत जी ज्यादा बता सकते हैं, एक कोर्ट से दो कोर्ट के बीच में कम से कम 10 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए अगर आप दो कोर्ट भी एक ग्राउंड में बना रहे हैं। उसके बाद उसकी सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, उसके बाद टीमों के चेंज रूम होना चाहिए, उसके बाद टीम के लिए बेसिक्स जाने के लिए यूटिलिटीज होनी चाहिए। उस तरीके का कोई यूटिलिटी नहीं है उस ग्राउंड के ऊपर। टेनिस कोर्ट के अंदर आप चले जाइए, टेनिस कोर्ट को उन्होंने सिंथेटिक बनाने की बात करी, सिंथेटिक के नाम पे रबर डाल दिया।
रबर डालने के बाद उसमें भी बैठने की कोई मतलब अगर आज हम अजमेर के इन मैदानों के भरोसे अगर किसी मैं ओलंपिक एसोसिएशन का इसलिए सारी बातें बता रहा हूं इसके आधार पर यदि किसी भी फेडरेशन को जाके हम ये कहें ना कि हम एक नेशनल टूर्नामेंट कराना चाहते हैं तो अगर उनकी ऑफिशियल विजिट अगर आ गई तो बोले कि इज दिस अ ग्राउंड टू मेंटेन टू ऑर्गेनाइज और वो हमारे पे हंसेंगे मतलब अजमेर की जनता पे हंसेंगे और हमारे जो सीनियर खिलाड़ी है उनके ऊपर हंसेंगे। अब रही बात दूसरी, ये जो इंडोर स्टेडियम है जिसपे आज नगर निगम काबिज है जो आप पार्षद की बात कर रहे हैं, मतलब ये इतनी बड़ी विडंबना है सर कि ये इंडोर स्टेडियम जब बना था, जब एक इंडोर तदस्य समिति बनी थी उसको अधिकारियों ने अपनी नादिरशाही से उसको डिसॉल्व कर लिया। अजमेर का राइट अवे मैं बताऊं तो किशन मोटवानी जी से लेके राशा सिंह जी, वो किशनगढ़ से जो सांसद थी ना मैडम प्रभा ठाकुर जी, अनीता जी, देवनानी जी, विष्णु मोदी जी, ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनका वहां पैसा लगा हुआ है। वो इंडोर स्टेडियम बना ही उनकी वजह से जिसमें आप रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं कि जिसमें रेस्टोरेंट चल रहा है वो पूरा 10 कमरों का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम बास्केट मतलब बैडमिंटन का ये बना ही जनप्रतिनिधियों के पैसों से। और जिस दिन इसको टेक ओवर कर रहा था एक भी जनप्रतिनिधि से पूछा नहीं गया। मतलब किसी भी जनप्रतिनिधि को यह नहीं मालूम है कि हमारे दिए हुए पैसे ये उनके हक के पैसे थे, लेकिन उनसे किसी ने चर्चा नहीं करी और एकदम से टेक ओवर कर लिया। चलो टेक ओवर कर लिया, आप आज वहां पर मैं ये कहता हूं कि किसी भी चीज का, आज मैं नगर निगम का पार्षद हूं, जहां तक मुझे पता मैं पहली बार का पार्षद हूं, वहां तो 3-3, 4-4 बार के पार्षद है। नीतिगत फैसला निगम में कोई भी होगा तो वो जो हमारी जनरल काउंसिल या साधारण सभा होती है उसके अंदर जब तक उसका अप्रूवल नहीं होगा जब तक नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन इस इंडोर पूरे कॉम्प्लेक्स के खेल करने का अधिकारियों ने इतना भी नहीं समझा कि पार्षदों से जनरल काउंसिल में अप्रूव तो करा ले। दूसरी बात, जब हमारे जो ये जितने भी आप जितने भी मतलब ये जो ये निगम मतलब जो स्मार्ट सिटी में है, निगम का काम होता है जनहित का काम। निगम कोई प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कि इसको प्रॉफिट को अर्न कर। लेकिन अधिकारियों ने अपनी सहूलियत के लिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स का ऐसा बंटाधार किया है। देवेंद्र जी, ये भी आपको मालूम हो गया, आप भले ही आप इसको स्वीकार ना कर पाए कि निगम के ही ताकतवर लोग हैं, उनके बच्चे, उनके नाम से ये सारा सब कुछ चल रहा है। तो सब कुछ है ना सबके सामने। अब इसको किस तरीके से आप बताइएगा कि बास्केटबॉल का आपने एक लंबा इतिहास देखा और आप तो खेलों के, क्योंकि सारे खेल ये तो फिर भी खिलाड़ी रहे, फुटबॉल के रहे, वो ये हॉकी के रहे, आपने तो पत्रकारिता के रूप में इन सारे सब चीजों को देखा और लिखा और लंबी लड़ाई लड़ी आपने। और उस लंबी लड़ाई के अंदर आपने क्या पाया कि ये किस तरीके से हाथों से जैसे रेत निकल जाती है उस तरीके से हमारे खेल निकल गए, खिलाड़ी निकल गए, खेलों का भविष्य निकल गया। कैसे आप इसको किस रूप में देखेंगे? सुरेंद्र भाई, इसकी तो बड़ी विडंबना ही कहेंगे कि मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि काफ़ी अच्छा स्वर्णिम इतिहास अजमेर का रहा, लेकिन समय के कालांतर के साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कमियां आई हैं वो है, जैसे एम्प्लॉय कोई नहीं मिला हमें। जैसे रेलवेज थी, सीआरपी थी, बीएसएफ थी, राजस्थान पुलिस थे, इस तरह के एम्प्लॉयज़ जो राजस्थान में या अजमेर के हिसाब से कहें तो जो अच्छे खिलाड़ी होते थे वो यहाँ अपॉइंट होकर के आते थे। और आए दिन कोई न कोई टूर्नामेंट्स होते थे, आए दिन कोई न कोई ऐसे एक्टिविटीज़ होती थी कि जो साल भर हम लोगों को खेलने कूदने का, लिखने का या देखने का मौका मिलता था। वो धीरे 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 कम होते गई। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्कूलों के जो एक प्राइमरी स्टेज से हमको पौध मिलती है वो मिलना बंद हो गई। क्यों कि पेरेंट्स के ऊपर ये प्रेशर रहता है कि हमारा बच्चा खेलने की बजाय ज़्यादा पढ़ने में जाए, तो ध्यान वहाँ से हटता गया। वहाँ से हमको जो एक नर्सरी मिलनी चाहिए थी स्पोर्ट्स की, वो मिलना बंद हो गई। फिर मैं कहूँगा कि कुछ एसोसिएशन बाजी भी इसके लिए जिम्मेदार है कि जो लगातार कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करती थी, चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, लेकिन वो एक्टिविटीज़ कम होती चली गई। फिर आई बात यूनिवर्सिटी, इंटर कॉलेजिएट या यूनिवर्सिटी की, तो ये भी आप ये देखिए कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कोई ऐसा धड़ी दोरी नहीं मिला कि जो खेलों को बहुत सीरियसली लेता था। किसी को बिठा दिया कि भाई चलो ठीक है, तू कॉमर्स का, तू साइंस का, तू आर्ट्स का, किसी को बिठा दिया, सेक्रेटरी बना दिया या किसी को बना दिया, तो वो अपने हिसाब से देखता, बाकी खेल जाए कहीं भी। तो वो धीरे धीरे एक डिटेरेशन आया। तो आप ये देखिए स्कूल लेवल का, कॉलेज लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का,
तो जो एक हमारी पोच एक के बाद एक चली आती है। कल मैं जब एक कार्यक्रम देख रहा था दूरदर्शन पे, तो कल संसद में बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी और बड़ी मजेदार बात थी कि पूरा एक सेशन जो है खेल के ऊपर था कि ओलंपिक्स में जो हमारे खिलाड़ी गए हैं उनको बड़ी शुभकामनाएं सारे सांसद लोग दे रहे थे। लेकिन दो चार बहुत अच्छे जिसमें गया था, उसमें कीर्ति आजाद साहब भी जो स्वयं क्रिकेट के वर्ल्ड चैंपियन रहे, वो थे। दो चार ऐसे खिलाड़ी वहां मुझे दिखे और उनकी जो बातें उन्होंने बोली कि साहब हमारे देश में जीत के आने के बाद हर कोई मिलता है, हर कोई पैसों की बौछार करता है, हर कोई उसके साथ फोटो खिंचाने की कोशिश करता है, लेकिन सवाल ये है कि जो नर्सरी से खिलाड़ी को तैयार करने की सरकार की नीति है वो कहाँ है। आज खेलो इंडिया की बात करते हैं, बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट आया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, राजस्थान गवर्नमेंट का, स्टेट लेवल का है, जो भी हम कर रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आज की तारीख में जैसा अभी आप सब लोग कह रहे थे कि ग्राउंड्स के ऊपर पैसे लगा दिए कि साहब आपकी एंट्री फीस ये है, चाहे आपकी मंथली फीस या है, जो कोई भी किसी तरीके से उसको एक कमाने का धंधा बना लिया। बात में आपकी जब चली है तो बात इंडोर स्टेडियम की भी बात जब चली, तो मैं इंडोर स्टेडियम की बताता हूँ। मेरी पहली लेखनी जब चली थी तो इस इंडोर स्टेडियम की नींव भी नहीं खुदी थी, तब से लेकर के बाद तक के सारे चर्चे, सारे जो निर्माण थे मेरी देखरेख में या मेरी नज़र के बाहर से या मेरी कलम के माध्यम से चलता रहा। बेसिकली ये जो इंडोर स्टेडियम बना था, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रेसलिंग और एक और एथलेटिक्स, नहीं टेबल टेनिस उसमें नहीं था, और वो तो पेट्रोलियम उससे आया था जी। वो उस समय इस खेल का नाम निशान भी नहीं था। 4 खेल के नाम से ये स्टेडियम बना, धीरे धीरे अच्छा बना। मूलचंद जी चौहान ने बहुत अच्छे प्रयास किए, इसको बहुत अच्छा एक्सपांड किया और अच्छा लेवल पे एक पेट्रोलियम एकेडमी लाए। तो बाद में वो टेबल टेनिस के लिए भी बात बनी, लेकिन धीरे धीरे दूसरे खेल बाहर होते चले गए। तो नुकसान क्या हुआ कि एक खेल तो अच्छा हो गया, लेकिन बास्केटबॉल की एकेडमी थी जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर थी, स्पोर्ट्स अफसर थी, उनकी देखरेख में बहुत अच्छा एकेडमी चलती थी यहाँ पे। लेकिन वॉलीबॉल बंद हो गया, रेसलिंग के जो मेन सेक्शन था उनको बाहर कर दिया, बास्केटबॉल को बाहर कर दिया, एथलेटिक्स वालों को सबको बाहर कर दिया। तो ये स्टेडियम बाद में धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते कुल मिला के टेबल टेनिस, बैडमिंटन ये होता गया। वो कि चलिए वो समय की बात थी, वो एक अलग इशू है, उस पर कभी कोई बात चर्चा अलग होगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हर तरफ जब तक आपको खेल मैदानों पर खेल की सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई अच्छे स्टैंडर्ड का खिलाड़ी हमारे शहर से निकले। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ आपसे, जिस आज जो समसामयिक विषय बना है वो विषय कैसे पैदा हुआ? वो पैदा हुआ है कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने एक ठहरी हुई झील के ऊपर पत्थर फेंका और उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव साइन जो पिछले 30 साल से किसी राजनेता ने नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि मैं इस अजमेर को वापस से एक खेल का हब बनाऊंगा। अब आपको क्या क्या उम्मीद है? मैं पहले आपसे पूछूंगा पारेसर जी कि आपको क्या कहना चाहेंगे आप उनसे, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो भी देख रहे हैं। बिल्कुल। तो देवनानी जी देख रहे हैं तो कार्यक्रम, उनको एक क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहले बजट में पहली ही बार में ए से अजमेर RJ01 और पहली बार में ए से एथलेटिक्स, वो और ट्रैक भी बना हुआ है, शानदार ट्रैक है। तो वो एथलेटिक्स की जो एकेडमी लेके आए उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरा, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी वो लेके आ रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। अजमेर के बच्चों के लिए और खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। थोड़ा देर जरूर हुई लेकिन देर भी दुरुस्त हुए। मेरी काफी समय से मैं खेलकूद प्रकोष्ठ का 2002 से 2013 तक मैं खेलकूद प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष था। तो देवनानी जी से निरंतर इन बात पे मेरी चर्चा होती थी और वो करने के मूड में रहते थे। लेकिन ये अब जाके जो आक्रामक हुए हैं उसका मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी हमारे खिलाड़ी, मैं तो थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था, जा नहीं पाया। जब वहाँ उनका धन्यवाद देने गए 100-125 खिलाड़ी, तो किसी ने कहा साहब 1-2 एकेडमी, बोले चिंता मत रखो, 4 बजट और बाकी है, 4 एकेडमी और लाके दूंगा, ये उनका वादा था। तो आप समझ रहे, क्योंकि अब हॉकी का जैसे गर्ल्स की तो चल ही रही है, अगर देवेंद्र सिंह जी चाहेंगे तो बॉयज की भी आ सकती है।
जी। वो कोऑर्डिनेशन में बैठाना पड़ेगा इनको, तो क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है। हमारा फुटबॉल का भी इंटरनेशनल का तो नहीं है, लेकिन जूनियर लेवल पे हमारा ये फुटबॉल का ग्राउंड भी बहुत अच्छा है जो बन गया है। तो अगर देवनानी जी अगले फेज में हमारा अगर लेके आए तो मैं तो सबसे पहले मेरा फुटबॉल होने खिलाड़ी होने के लिए, और मेरे को उम्मीद है। लेकिन अभी सेकंड नंबर पे कबड्डी चल रहा है, जिनकी वो प्रयास कर रहे हैं अगले साल को, लेकिन वो धुआंधार पारी खेल रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। और मैं जो बता रहा हूँ कि जिस तरीके से वो ये चीजें ला रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक और मेरी तरफ से जो मैं अब छोटा मुंह बड़ी बात, कोचेस अगर नहीं आएंगे, अच्छे कोचेस नहीं आएंगे और ग्राउंड अगर फ्री नहीं करेंगे तो वो खिलाड़ी आएंगे नहीं, तो रिजल्ट आएगा कहां से? तो देवनानी जी ये बात सुन रहे हैं बिल्कुल कि वो एक तो अच्छे कोच आए यहाँ पर, और ग्राउंड खिलाड़ियों के लिए चाहे किसी भी तरीके 80 कोच एट परसेंट देवेंद्र जी को भी ज्यादा मालूम है, मात्र 80 कोचों के भरोसे राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल चल रहा है। 200 से 200 300 कोचेस की परमानेंट, जब आप एकेडमी खोल रहे हैं तो कोचेस भी तो आएंगे ना। जी, जी। तो वो 200-250 कोचों की जो वैकेंसी अभी बंद पड़ी है, मैं चाहूंगा देवनानी जी के माध्यम से उसको जल्दी से जल्दी खोला जाए, ताकि बेरोजगारों को रोजगार भी मिले और अच्छे कोचों की भर्ती हो। एनआईएस कोच बेरोजगार बैठे। फिर जो सबसे बड़ी चीज होती है, मैं लोकल अजमेर के देवनानी जी है, अनीता बघेल जी, दोनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक ये ठेका प्रथा नहीं हो, कम से कम ये मुख्य मैदान, इसके तालाबंदी तो खोल दी जाए। खिलाड़ी की अभी जो टूर्नामेंट हो रहा है, शिक्षा मंत्री रहे माननीय देवनानी जी, वो जानते हैं कि अगस्त से जो टूर्नामेंट चलेगा वो नवंबर तक स्कूल डिस्ट्रिक्ट, स्कूल स्टेट, और आप खुद भी खेलों से जुड़े रहे, तोपदड़ा में थे तो आपने देखा था। और अब मैं चाहता हूं, जो देवनानी जी से वो चाहता हूं, वो आपको बताना चाहूंगा कि तोपदड़ा में स्पोर्ट्स स्कूल लाई जाए। जिस तरह से सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर चल रही है, फुटबॉल हॉस्टल कोटा चल रहा है, नौहर स्पोर्ट्स स्कूल चल रही है, वैसे संभाग का मुख्यालय है और तोपदड़ा इतना बड़ा उसमें मैदान बन चुका है, इतने कमरे खाली है, वहां मैच और खिलाड़ी रह सकते हैं। तो मेरा देवनानी जी से एक यही रहेगा कि स्पोर्ट्स स्कूल किसी भी खेल की लाए, वो तोपदड़ा स्कूल में जरूर लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बताइएगा कि आप क्या चाह रहे हैं देवनानी जी से? मैं तो देखिए सर, मैं तो देवनानी जी तो सिरमौर है, मैं तो राजस्थान सरकार, क्योंकि ये राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया बजट था, तो राज्यवर्धन जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने खेल महाविद्यालय और एथलेटिक्स एकेडमी करी है। मैं तो देवनानी जी को तो वैसे तो शायद इस बात की ऑब्वियसली वो उनको मतलब नॉलेज तो होगी, लेकिन पूर्व में 15 दिन पहले इसी एथलेटिक ट्रैक का नगर निगम ने टेंडर निकाल दिया था ठेके पे देने का। तो या अगर वो तो रुक गया होगा, वैसे तो मैं, क्योंकि 2 दिन जब मैं अभी निगम जा नहीं रहा हूँ, या रुक गया होगा, अगर नहीं रुका तो पहले तो आपके चैनल से माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो एक बार टेंडर हो गया तो एथलेटिक एकेडमी उस सिंथेटिक ट्रैक पे नहीं खेल पाएगी, क्योंकि जो ठेका लेगा वो उसको चलाएगा। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए पहले तो उसको रोका जाए। दूसरी बात, जो राजस्थान सरकार ने खेल महाविद्यालय, मैं आपको उससे पहले एक अजमेर के अंदर एक पता है आपको, एक अजमेर के पास एक इतना बड़ा ताज है खेल का राजस्थान के अंदर, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल सकता हूं, राजस्थान में सवाई मानसिंह खेल परिसर जयपुर के बाद यदि कोई सबसे बड़ा, सभी खेलों का कोई सबसे बड़ा परिसर है तो वो अजमेर में चंद्रवर्धई खेल मैदान है, जिसके अंदर ओलंपिक स्टैंडर्ड्स के सारे डिसिप्लिन का मैदान है। आर्चरी, कबड्डी, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, मतलब हैंडबॉल, बास्केटबॉल, रोलर स्केट, मतलब ऐसा कौन सा गेम है जिसका ग्राउंड वहां पे प्रपोज नहीं है। अब बात आती है कि थोड़े से टेक्निकल बात है, शायद देवनानी जी मतलब देवनानी जी तक बात पहुंच जाए तो मेरे बहुत अच्छा है कि खेल महाविद्यालय खुलने वाला है। अब जो खेल महाविद्यालय बजट में जो घोषणा हुई है, यदि हम उसको अगर पूर्ण रूप से फलीभूत करना चाहेंगे कि पहले तो महाविद्यालय बनाए, महाविद्यालय का परिसर बनाए, परिसर बनाने के बाद खेल उसमें सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व करें, फिर खिलाड़ी को अपॉइंट करेंगे, तो इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इसमें फिर तब तक तो 4 बजट भी पूरे हो जाएंगे जी। आज की तारीख में यदि खेल महाविद्यालय खुला है और उन बच्चों के एडमिशन दिए जाते हैं और वो एडमिशन रेगुलर जो कॉलेजेस हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है, डीएवी कॉलेज है, उसमें देकर खेल मैदान के नाम पर चंद्रवर्धई स्टेडियम को यूज किया जाए, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, तो विद इन स्पैन ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर ये खेल महाविद्यालय चालू हो सकता है। बिल्कुल सही है। और वहां पर हॉस्टल्स बनाने की फैसिलिटी है। राज्य सरकार जितना लैंड एक्विजिशन में, जितना लैंड बनाने के बाद 4 मतलब उसकी पैराफेरी करने के लिए जितना बजट उसके पैराफेरी और उसकी बाउंड्री वॉल के लिए खर्च करेंगे ना, उतने में तो उन बच्चों का स्टेडियम मतलब उनका हॉस्टल ही बन जाएगा। बहुत तो इसलिए अगर हम सही में कंस्ट्रक्टिव
with an vision to develop अजमेर। अगर हम चाहें तो आज की तारीख में 2 महीने के अंदर खेल महाविद्यालय का एग्जीक्यूशन हो सकता है। रही बात दूसरी कि पूरा समग्र अगर खेल मैदान देखा जाए तो जो मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि किसी जमाने में कहा जाता था पैसा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। आज की तारीख में मैं आपके माध्यम से जितने भी माता पिता बच्चे को हैं और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो हमें नहीं है उसका पता क्या है साहब, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। अगर अपने स्पोर्ट्स में एग्जीक्यूट करते हो और आप अगर सक्सेस अटेंड करते हो, वो स्पोर्ट्स कोई सा भी हो, तो यू विल बी अ राइजिंग स्टार एंड यू विल बी द स्टार। लेकिन आज पढ़ाई में कंपटीशन में क्यों बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों खोटा वहां जा जाके, क्योंकि प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर। लेट अपने बच्चों को फ्री कर दें, खेल मैदान में जाएं, इस ठंडी आबो हवा में खेलने का मौका दें। गिरेंगे टूटेंगे, जो गिरेगा नहीं वो खड़ा होकर कैसे चलेगा। खेल ऐसा खेल जिसमें लगी नहीं तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसके लिए सबसे पहले जो सर ने कहा कि नर्सरी स्टार्ट्स फ्रॉम द नर्सरी। अगर बच्चे खेल स्कूलों में खेलने जाएंगे तो ही खेल मैदान बढ़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ही बढ़ा लो तो उसका कोई जवाब नहीं जब तक खिलाड़ी नहीं। भैया जी, अब आपसे लास्ट सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी देवनानी जी से क्या उम्मीद है, क्योंकि देवनानी जी बहुत आशान्वित कर गए हैं और इस शहर के अंदर अब ऐसा लगने लगा है कि कोई राजनेता आया है जो खेलों के बारे में सोच रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? माननीय देवनानी साहब को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने खेलों के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचा है। तो उनसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि जितनी ये जो अभी चर्चा हुई उसमें मूल रूप से निकल गया है कि हर मैदान अलग अलग रूप से प्राइवेट लेवल पे जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर खेलों को और खिलाड़ियों को कुछ राजस्थान सरकार सौगात देना चाहती है तो जितने ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने हैं, ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल की जो सेंटर है हमारा जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र, उसके महातत कर देना चाहिए। बिल्कुल, इस बात से मैं भी वाकिफ कि जितने भी खेल मैदान है सब उनके अंडर में आने चाहिए और स्पोर्ट्स किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं हो। जब ये चीज आएगी तो एक गवर्नमेंट के माध्यम से सारे सब उनके अंडर में चले सरकारी जाएंगे। कोच ही देखभाल करें। सरकारी, अच्छा, फिर दूसरा क्या कि नंबर ऑफ कोचेज कम है। आज बहुत सारे खेलों के तो कोचेज नाम की चीज ही नहीं है। तो माननीय देवनानी साहब से यही निवेदन है कि हर खेल के कम से कम 1-1, 2-2 कोचेज यहाँ हो। अभी हॉकी में 2-2, 3-3 कोच है तो किसी खेल में बिल्कुल शून्य है। तो नहीं है सर, हॉकी में एक ही कोच है। नहीं, अभी जैसे महिला अकेडमी पल्लवी जी बस वो ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि किसी खेल में 2 है या 3 है, लेकिन मेरा मानना है कि जो अच्छे मेजर गेम्स हैं इसमें भी 2 कैटेगरीज आपको बनाना पड़ेगा। मेजर गेम्स जो हमारी अच्छे जो रिजल्ट लाने वाले गेम्स हैं उनको डेमोग्राफी और टोपोग्राफी भी देखनी पड़ेगी सर कि कहां से कौन से खिलाड़ी निकलते हैं। उनको आज बास्केटबॉल यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब फील्ड रही है, ग्रोथ रही है, तो बास्केटबॉल की अगर लोग बने तो क्या दिक्कत है। उनके कोचेस की अपॉइंटमेंट्स की जाए। पहला तो मैंने आपको बताया कि सारे ग्राउंड्स जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर थे उसमें दे दिया जाए, कोचेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंट किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण है आज की तारीख में, चाहे वो जिला स्तर पे हो चाहे कहीं भी हो, जब तक आप ग्रामीण स्तर पर जा करके हमारे टैलेंट्स को सर्च नहीं करेंगे, जब तक आप उनके फॉलोअप नहीं देंगे। मैं अक्सर देखता हूँ शहर में बहुत पीड़ा होती है मुझे कि आए दिन कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो जाता है, बड़े लेवल पे हो जाता है, कोई कैसा हो जाता है, लेकिन उस स्पोर्ट्स इवेंट का फॉलोअप नहीं होता है। आपने एक अच्छा टूर्नामेंट करा दिया लेकिन उसमें जो बच्चा निकला या जो खेलने आया, हम उस बच्चे को कहीं वापस ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ से आया, क्या परिस्थिति में जी रहा है, क्या उसको जरूरत है, क्या स्पोर्ट्स को फैसिलिटी चाहिए, कोई ध्यान नहीं देता है। सिर्फ वो अपने खाया पिया हाथ धोए चल देते हैं। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है कि जो कुछ भी आप करें बहुत अच्छा है। कोई भी इवेंट करें, चाहे खेलो इंडिया करें, चाहे खेल महोत्सव बनाएं, चाहे खेल का कोई भी इवेंट करें, लेकिन जब तक आप ग्रामीण स्तर पर जा करके छोटे छोटे स्टेडियम्स नहीं बनाएंगे, वहाँ कोचेज नहीं भेजेंगे, वहाँ पीटीआईज नहीं भेजेंगे, वहाँ दूसरी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं देंगे, तब तो कोई फायदा नहीं। और उसका फायदा ये होगा कि जो आपका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तब जाके वहाँ से आपको एक तरह से सप्लाई होगी कि हाँ ये इस गांव से बच्चा आया, वो उस गांव से आया। वरना ये गैप गांव और शहर के बीच में इतना बढ़ जाएगा कि गांव का बच्चा शहर में आके और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में आके खेलने के लिए
उसको 10 बार सोचने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो देवनानी जी, ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है। पब्लिक देखेगी, पब्लिक सोचेगी और आप तक सूचनाएं देगी, आप तक अपनी राय बताएगी। ये कार्यक्रम मैं इसलिए आयोजित किया है कि देवनानी जी ने एक सकारात्मक कदम उठाया, तो मुझे लगा कि हमारे अजमेर के खिलाड़ी, अजमेर के संघ से जुड़े हुए, अजमेर की राजनीति से जुड़े, खेल राजनीति से जुड़े हुए लोग आपसे बात करें और सीधे मुखातिब हों। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।